हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे कुछ नए टाइप का प्रॉब्लम, जैसा कि थ्योरी पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का हम कवर कर लिए हैं। अब टाइम क्योंकि आपके पास बहुत कम है, 2 अक्टूबर को आपका एग्जाम है जे एडवांस का, तो इसीलिए हम सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड करेंगे, और वो भी प्रॉब्लम जो कि पहले जेई में पूछा गया है। तो आइए इस लेक्चर को शुरुआत एक बेसिक सा क्वेश्चन से करते हैं। 80 माइक्रोकुलम का चार्ज ये 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे डाल दिया गया है, यानी कि चार्ज दैट इज 80 माइक्रोकुलम विच इज इम्पोज्ड ऑन द 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। You have to find the charge. You have to find the charge on 3 microfarad capacitor. A charge of 80 microcoulomb is given to upper plate of 4 microfarad. इसके अपर प्लेट पे कितना दिया गया है? 4 माइक्रोफेराड का चार्ज। Then in a steady state, the charge on the upper plate of a 3 microfarad capacitor. अब इस पे कितना चार्ज आएगा? तो जैसा कि 80 माइक्रोफेराड का चार्ज है जो कि इसके अपर प्लेट पे दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, अगर 80 माइक्रोफेराड का चार्ज इस पे है इसके अपर प्लेट पे, तो लोअर प्लेट पे कितना हो जाएगा? -80 माइक्रोफेराड। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चार्ज इस पे रखा गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसके प्लेट पे कितना चार्ज होगा। जैसा कि हम बताए थे कि कैपेसिटर पे चार्ज जो होता है इक्वल चार्ज होता है, यानी अगर इस पे Q चार्ज है तो इस पे -Q चार्ज होगा, और ओवरऑल अगर चार्ज देखिएगा तो क्या होगा? तभी तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज, और वो भी ये बहुत कम, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, दैट इज d. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज इम्पोज्ड ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? सिंपल सा बात है, ये आपस में किस टाइप से है? कनेक्शन इसका क्या है? तो इसका कनेक्शन आपको क्या है? क्योंकि जब हम इस पे चार्ज डाले हैं तो टोटल चार्ज, यानी कि हम यहां पे क्या लगाएंगे? चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का हम रूल यहां पे लगाएंगे। तो चार्ज क्या रहेगा? टोटल चार्ज क्या रहेगा? सिंपल सा बात है, टोटल चार्ज पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा। अगर 80 माइक्रोकुलम का चार्ज अगर रखें तो क्या होना चाहिए? ओवरऑल चार्ज तो उतना ही होना चाहिए। अब क्या होता है, देख, जब भी कैपेसिटर हम पढ़ते हैं तो कैपेसिटर में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज क्रिएट नहीं होता है, यानी कि चार्ज क्या है? कंजर्व है, यानी चार्ज कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट नोट क्रिएट या प्रोड्यूस द चार्ज, यानी वो सिर्फ क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और वो भी उसके अपने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के वजह से। तो इसका कैपेसिटेंस आपको 2 दिया हुआ है, 2 माइक्रोफेराड, इसका 3 माइक्रोफेराड। तो यहां से हम क्या देखेंगे कि इस पे जितना चार्ज है, ध्यान से देखिए, इस पे कितना हो जाएगा? नेगेटिव। अब इस पे कुछ भी चार्ज है और फिर इस पे भी कुछ चार्ज होगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो क्या बन रहा है? सिंपल सा बात है, 3 ट्रायंगल बन रहा है इस टाइप से। 3 कैपेसिटर में हम बताए थे कि 3 पॉइंट या 2 पॉइंट आपस में करें तो नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि चार्ज तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? -80। इस पे सपोज डेट इस पे चार्ज Q1 है, सपोज डेट इस पे चार्ज Q2 है, तो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर ये चार्ज क्या है? इस पे +80 है तो इधर क्या हो जाएगा? -80। तो क्या हो जाएगा यहां से? Q1 प्लस Q2 प्लस, यानी कि -80 माइक्रोफेराड, दैट बिकम्स 0। यानी कि क्या होना चाहिए? नेट अगर हम देखें तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड प्लेट। जब इस टाइप का प्लेट हो, इस टाइप से तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? कनेक्टेड रहे, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड प्लेट। और आइसोलेटेड प्लेट पे नेट चार्ज अगर हम देखें
तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू 80 माइक्रोफेराड, यानी कि ये जो -80 है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे? सिंपल सा बात है, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ना तो वो चार्ज क्रिएट करता है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है। सो इट्स जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो क्या है, अब इसका कैपेसिटेंस सबका अलग है। इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड का है, तो जिसका जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज लेगा, और जिसका जितना कम होगा उतना कम चार्ज लेगा। तो सिंपल सा बात है, एक इक्वेशन आपका यहां से आ गया कि ये तभी रूल लगाते हैं फॉर आइसोलेटेड प्लेट। आइसोलेटेड प्लेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड प्लेट हो जाएगा। या इसको आप लगा सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन, इसको ये भी कर सकते हैं कि चार्ज का कंजर्व है, चार्ज ना क्रिएट हो रहा है ना क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी चार्ज कंजर्वेशन। यहाँ पे आपका चार्ज कंजर्वेशन हो गया। अब यहाँ से एक इक्वेशन आया, अब जैसा कि पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो सिंपल सा बात है कि ये अर्थिंग, ये आपका क्या है, अर्थिंग है, यानी कि इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। ये अर्थिंग है। अर्थिंग अगर जब भी रहे तो आप समझ जाइए कि V दैट इज इक्वल टू 0। जब भी कहीं भी अर्थिंग वाला क्वेश्चन रहे तो आप समझिएगा कि उसका पोटेंशियल 0 होता है। जब भी अर्थिंग हम इस टाइप से उसको क्रिएट करते हैं, तो यहां से आपका क्या आ गया, पोटेंशियल 0 है। तो यहां से क्या है, कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखिए, दोनों आपस में, चाहे ये है चाहे ये है, तो आपस में क्या है, सिंपल सा बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड दे आर रिलेटेड, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक चीज फिक्स होता है कि यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। सिंपल सा बात है कि जब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ध्यान से देखिए, Q बराबर CV में पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सिंपल सा बात है, कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है, यहाँ पे V दैट इज 0, तो यहां से आप लीजिएगा तो इधर इसके बीच का पोटेंशियल क्या है, 0, तो यहाँ भी 0। और अगर उधर का V है, कुछ भी है, दूसरा पोटेंशियल है, तो अगर इसके लिए V है तो इसके लिए भी V है। तो यानी कि दोनों का क्या है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मींस देयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, शुड बी सेम। क्या होना चाहिए, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, मस्ट बी सेम। अब पोटेंशियल सेम हो गया तो Q बराबर CV में ध्यान से देखिए V सेम हो गया, तो सिंपल सा बात है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा, तो जो जिस टाइप का कैपेसिटेंस है, तो सिंपल सा बात आप ऐसा समझिए कि जिसका कैपेसिटेंस कम होगा वो कम चार्ज लेगा, यानी Q/2 लेगा, और ये क्या लेगा, Q/3। तो जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उसका वो जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा चार्ज लेगा। तो सिंपल सा बात है, यहां से आपको क्लियर हो गया, एक रिलेशन है। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, Q दैट इज, क्योंकि यहां से V सेम है तो यहां से हम लिख सकते हैं Q/C दैट इज V। सिंपल सा बात है, Q बराबर CV, तो V बराबर यहां से क्या हो जाएगा, Q/C। तो Q/C, तो सिंपल सा बात है, पोटेंशियल तो सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल हम इक्वेट कर सकते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा, चार्ज एक का हम अगर Q ले तो Q/ क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, दैट इज Q/3। तो यहां से दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 80 आ जाता है, तो यहां से एक ही चार्ज आपका आ जाएगा। सिंपल सा बात है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एक इक्वेशन यहां से आया, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, आप इसको Q1 और Q2 ही रखें तो क्या हो जाएगा, Q1/2 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल क्योंकि दोनों सेम ही पोटेंशियल के बीच में है, तो पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल यहां से क्या आया, V दैट इज इक्वल टू Q/C। तो एक का अगर Q1 है तो Q/C कैपेसिटेंस क्या है, 2 माइक्रोफेराड,
दैट इज इक्वल टू Q2 बाय 3 माइक्रोफेराड। ये आपका आ गया, यहाँ से एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन यहाँ से है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, Q1 का रिलेशन Q2 के टर्म में हम ले लें तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 दैट इज इक्वल टू 2/3 Q2। तो यहाँ से बस रख देंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। Q1 का वैल्यू क्या हो गया, तो Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम है, और Q1 का Q2 के टर्म में ले लिए दैट इज 2/3 Q2 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम। तो यहां से आपका आ जाएगा एक इक्वेशन, आपका इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये इक्वेशन आपका सेकेंड आ गया। दोनों के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आपका Q2 का वैल्यू सिंपली आपका आ जाएगा 48 माइक्रोफेराड। तो इस पे चार्ज कितना है, 48 माइक्रोफेराड। अब ध्यान से देखिए, अगर इस पे 48 है तो सिंपल सा बात है, इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो Q1 का वैल्यू आपको यहाँ से क्लियरली हो जाएगा 80 माइनस 48, सो यू विल फाइंड द वैल्यू दैट इज 32 माइक्रोफेराड। सो Q1 दैट इज 32 माइक्रोफेराड। तो ध्यान से देखिए, जब भी आइसोलेटेड प्लेट रहे, इस टाइप से रहे, तीनों आपस में क्या रहे, इंटरकनेक्टेड रहे, तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल जीरो होता है। तो सिंपल सा बात है, अगर इस पे -80 है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ओवरऑल क्या होना है, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन ऑल इन आइसोलेटेड प्लेट नेट चार्ज दैट इज जीरो। चार्ज ना क्रिएट हो रहा है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम इस पे 80 माइक्रोफेराड का चार्ज दिए तो क्या होगा, सारे में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और वो भी उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से। तो क्या होगा, यहाँ से अगर 80 माइक्रोफेराड दिए हैं तो इस पे अगर 80 है तो इस पे क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा, -80 माइक्रोफेराड एग्जैक्टली। अब इस पे ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर कैसे हो जाएगा, तो Q/3, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है इसीलिए इस पे ज्यादा आएगा। सिंपल सा बात है कि ये चार्ज समझिए Q चार्ज है, इधर उसका क्या जाएगा, थर्ड पार्ट जाएगा, इधर उसका सेकेंड पार्ट, मतलब दो पार्ट में ही डिवाइड होगा। एक तो उसके 1/3 इधर जाएगा और 1/2 इधर जाएगा, सिंपल सा बात है। तो इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 40 माइक्रोफेराड का, क्योंकि ये इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है इसीलिए इस पे चार्ज ज्यादा आया, और वो कितना आया, 48 माइक्रोफेराड का आया, और इसका कैपेसिटेंस कम होने की वजह से इस पे भी चार्ज आया, लेकिन ये आपका क्या आया, 32 माइक्रोफेराड का चार्ज आया। तो दोनों पे चार्ज आया, और चार्ज का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे IIT पूछा है, IIT आपसे पूछा है 2012 में। दिस क्वेश्चन दिस इज आस्क्ड इन IIT 2012। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्ज है, जो कि स्फीयर पे एक स्फीयर आपका ये है, जिसपे चार्ज आपको Q दिया हुआ है। Q, 2Q एंड 4Q आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक स्फीयर दैट इज 1, 2 एंड 3। अब सारा का रेडियस है, एक का रेडियस आपको क्या दे दिया है, R/2। एक का रेडियस इससे बड़ा है तो उसका रेडियस R है। अब ऐसा ना साइज से कोई लेना देना नहीं है, ये R है तो ये R/2 है तो ये R है। एक पे चार्ज क्या है, 2Q चार्ज है एग्जैक्टली। लास्ट पे जो चार्ज है, जो लास्ट सबसे बड़ा है उसका, उस पे चार्ज सबसे ज्यादा है दैट इज 4Q, और इसका रेडियस भी सबसे बड़ा है that is 2R. If the magnitude of electric field at the point P at the distance R from the center of a sphere 1, 2, 3 respectively, यानी आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके P पॉइंट पे, अब P पॉइंट क्या है, उसके इनसाइड में कोई भी पॉइंट P ले लीजिए। अब उसके इनसाइड के किसी भी पॉइंट P पे
आप क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक है E1, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा, इसका आपका हो जाएगा E2 और इसका E3। अब तीनों में रिलेशन बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूछा गया है और ये जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। चार्ज सब में अलग अलग है और इसका R/2 है, ये R है और ये 2R है, और उसके इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे आप क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ये क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इसका वैल्यू E1 है, E2, तो जैसा कि E1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर कितना डिस्टेंस पे हमको निकालना है, हमको निकालना है कि सेंटर से R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा बात है, वहां से क्या आपका आ जाएगा Q क्या है, चार्ज इस पे Q है और यहां से कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो ये आपका क्या आ गया, E1 का वैल्यू आ गया एग्जैक्टली। इस पे हम निकालेंगे E2 का वैल्यू, ये आ गया किस पे, इस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। तो ये आ गया क्या, आपका आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आपका आ गया E1 का वैल्यू। अब हम निकालते हैं E2 का वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो यहां भी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके इस पोजीशन पे, यानी कि इस पोजीशन पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहां भी लिखेंगे 2Q चार्ज है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, सेंटर से डिस्टेंस R, तो R का स्क्वायर। अब हम लास्ट में निकालेंगे इसके साथ, तो इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जैसा कि आपको बोल दिया गया है ये सारा क्या है, स्फेयर है, और स्फेयर के किसी भी इन अंदर वाले पॉइंट पे, किसी स्फेयर के इनसाइड, क्योंकि ये इसका जो रेडियस है ये 2R है, इसमें क्या है, एट दिस पॉइंट सरफेस पे इसमें हमको निकालना है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ गया। और इसमें क्या निकालना है, आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए ये है, और ये जो है इनसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, इस पॉइंट पे जो कि क्या है, R डिस्टेंस पे है, और इसका रेडियस कितना है, 2R है। तो इस पॉइंट पे अगर हम, तो सॉलिड स्फीयर में जब भी हम चार्ज देंगे तो उसके पूरा वॉल्यूम में उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या होगा, इसके R रेडियस में हमको इसके आउटसाइड वाले पॉइंट पे हमको निकालना था, तो ये हम डायरेक्टली निकाल लिए। इसके भी एट द सरफेस आउटसाइड वाले पॉइंट पे था, तो भी हम बहुत इजीली वे में निकाल लिए। लेकिन इसमें दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसके इनसाइड वाले पॉइंट में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हम पहले ये तो पता कर ले कि इनसाइड में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि जब भी आप सॉलिड स्फीयर पे चार्ज दिए, जब भी अगर होलो स्फीयर है तो उसका क्या हो जाएगा, अंदर तो चार्ज जा नहीं सकता है, तो उसके क्या हो जाएगा, तो जब भी ये सॉलिड स्फीयर का केस हो, सॉलिड स्फीयर, तो चार्ज क्या होता है, पूरा उसके वॉल्यूम में, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर वॉल्यूम। और यही अगर होलो स्फीयर रहता तो क्या करते, तो उसका चार्ज क्या होता है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे ही रहता। तो जब ये होलो स्फीयर रहता तो क्या होता है, होलो स्फीयर के केस में क्या होता है, चार्ज जो है वो बस क्या है, कर्व सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कर्व सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और सॉलिड में क्या होगा, पूरा सरफेस पे। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके क्या है, आउटसाइड वाले इनसाइड वाले पॉइंट में अगर इसमें भी पूछता तो यही वाला हम कंसेप्ट यूज करते हैं। सो जब सॉलिड स्फीयर का है तो पूरा वॉल्यूम में रहेगा, और इसमें सिर्फ कर्व सरफेस पे, क्योंकि अंदर तो होलो है ना, होलो में तो होलो है, तो अंदर तो जा नहीं सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा उसका, टोटल वॉल्यूम, यानी कि इसका वॉल्यूम अगर हम टोटल निकालेंगे तो 4/3 पाई R क्या है यहाँ पे, 2R, तो इतना वॉल्यूम है, तब इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R 2R का होल क्यूब। ये हो गया। तो सिंपल सा बात है, चार्ज Q था
4/3 पाई 2r का होल क्यूब, तब क्या था, इतना था। अब इसका जब रेडियस, क्योंकि हमको क्या निकालना है, r डिस्टेंस पे जो कि इसके इन साइड में पड़ता है, तब हम क्या करेंगे, उसका क्या होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आपका 4q है। तो यहाँ से अगर चार्ज निकालिएगा, 4q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चार्ज आपका 4/3 से 4/3 पाई से पाई सारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 4q डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, RQ से RQ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 का Q दैट इज 8। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, Q/2। यानी कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसमें चार्ज पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, सिर्फ पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अगर ये होलो होता तो सिर्फ कर्व सरफेस पे, तो पूरे सरफेस पे होगा, तो पूरे सरफेस में इसका 4q चार्ज है। तो अगर हम सिर्फ इसका रेडियस r रहे तो इतना में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिर्फ जब हम r रेडियस में इसका चार्ज देखते हैं तब कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दैट इज Q/2। यानी Q/2 चार्ज इसके r रेडियस में है, और बाकी का r रेडियस में कितना चार्ज बच गया, तो सिंपल सा बात है 4q में इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मतलब बचा हुआ है, यानी कि जितना रेडियस बढ़ रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ज्यादा है। तो क्या है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी r रेडियस में। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज I3। I1 आपको आ गया था, I2 भी आ गया था, I3 अब हम निकाल रहे हैं, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब कितना चार्ज है, जो कि r रेडियस में टोटल 4q चार्ज है, तब जब इसका रेडियस क्या है, 2r है। यानी 4q चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है कब, जब इसका रेडियस क्या है, 2r है। हमको ये निकालना है कि जब इसका रेडियस r हो तब उसमें कितना चार्ज होगा, तो उसमें क्या आया आपका, Q/2। मात्र Q/2 चार्ज जो है बस इसके r रेडियस पे है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि बचे हुए में कितना चार्ज बचा, तो 4q माइनस Q/2, 7q/2, इतना चार्ज बस इसके बीच में है, 7q/2। तो हमको किसके लिए निकालना है, तो हमको सिर्फ इस पार्ट पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q/2, रेडियस क्या हो जाएगा, r²। तो अब आपसे पूछा है कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, तो E1 का वैल्यू आपको क्या आया, ये आया, E2 आपका ये आया। तो सिंपल सा बात है, ये वाला सब में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या दिक्कत क्या आ रहा है, चार्ज का दिक्कत आ रहा है, इसमें r², इसमें भी r², ये वाला पार्ट भी सेम है, r² भी सेम है। तो सिंपल सा बात है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा चार्ज किस में है, तो सबसे ज्यादा चार्ज आपको क्या मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज 2q है और इसमें मात्र चार्ज q है, यानी कि E2 इज ग्रेटर देन E1। और इसमें लास्ट वाले में तो और कम चार्ज है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, E3। सो E2 इज ग्रेटर देन E1 बट E1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन E3। तो सबसे कम आपका क्या है, सबसे कम चार्ज आया Q/2, सो वो सबसे कम हो गया, और सबसे ज्यादा चार्ज 2q है, तो वो सबसे ज्यादा हो गया, उससे कम क्या है, q चार्ज। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर, विच है से पूछा। तो कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन हम, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले करवा भी चुके हैं। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको A दिया हुआ है और बीच का गैप आपको D दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब इसमें हम क्या किए कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक स्लैब इंसर्ट किए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि आपको K दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि उसके चार्ज, यानी कि उस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और दूसरा लास्ट वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द स्लैब। यानी कि तीनों चीज आपसे पूछा है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम एक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, जिसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे दिया हुआ है, K दे दिया हुआ है।
और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए वैल्यू इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्ज, अब हम इंसर्ट किए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्या दे दिया हुआ है, सिंपल सा बात है के दे दिया हो, और आपसे ये सब वैल्यू पूछा है कि चार्ज बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और वर्क डन बताइए ऑन द सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द स्लैब। तो आइए पहले हम इसका चार्ज निकालते हैं। तो जब भी चार्ज क्या होता है कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये आपका कैपेसिटेंस है, और जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए हैं और जिसका इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के दिया हुआ है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सो के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। तो ये आपका आ गया कैपेसिटेंस। अब नया कैपेसिटेंस इसका क्या हुआ, के टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस पे चार्ज क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है Q बराबर क्या होता है, सीधी, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। तो आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। कैपेसिटेंस क्या हुआ, के टाइम्स इंक्रीज कर गया, और आपसे आप पूछ रहा है कि आप चार्ज बताइए। तो अब जो इस पे चार्ज होगा Q बराबर CB, क्योंकि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या दे दिया हुआ है, V दे दिया हुआ। तो VA माइनस VB का वैल्यू आपको V दे दिया हुआ है। तो पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल तो चेंज नहीं करेगा। जब भी हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाता है। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा, और दूसरा कि इसमें जो इंसर्ट किए तो कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर भी लिए हैं, तो शायद इस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अब ये C था, अब ये क्या हो गया C डैश। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, K इंटू के टाइम्स बढ़ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये आपका नया कैपेसिटेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V। तो ये आपका आ गया चार्ज, जो कि पहला क्वेश्चन यही पूछा था। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है V बराबर ED होता है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो E का वैल्यू क्या होता है, E दैट इज इक्वल टू V बाई डी। और D क्या है, बीच का सेपरेशन। तो यहाँ से हम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो यहाँ से पोटेंशियल आपको पता है, तो Q बाई C हो जाएगा पोटेंशियल, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, V बाई डी। तो यहाँ से अगर हम V बाई डी जो होगा वही क्या हो गया, सिंपल सा बात है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V बाई डी का वैल्यू अगर हम यहाँ से रखें तो क्या हो जाएगा, V बाई डी छोड़ लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से आपका आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये आपका आ गया V बाई डी, और V बाई डी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्या हुआ, के टाइम्स डिक्रीज कर गया। पहले अगर इसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो क्या हो जाता, पहले अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, V आपको पता है, और यहां से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां से क्या निकाल लेंगे, Q चार्ज आपको पता है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सेकेंड पॉइंट आपसे वही पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आपका आ जाएगा V बाई डी।
तो सिंपल सा बात है, V बाई डी के लिए हमको V चाहिए और D चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा Q। तो जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV से, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, V दैट इज इक्वल टू Q बाई C। तो सिंपल सा बात है, चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर सिर्फ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि पहले जितना चार्ज था, यानी कि पहले अगर इस पे चार्ज Q था तो अब भी चार्ज Q ही होगा, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन इस पे वैलिड होगा, यानी कि चार्ज कभी भी लॉस नहीं हो। यानी कि कैपेसिटर का काम क्या है, सिर्फ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि पहले भी अगर Q चार्ज था, अब जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट करते हैं तब भी चार्ज वही होगा, यानी चार्ज इफेक्ट नहीं है, यानी कि चार्ज जो है ना तो क्रिएट हो रहा है ना इसमें डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यहाँ से V का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A इनटू के। और जैसा कि Q का वैल्यू अगर हम V के टर्म में ले तो Q क्या होता है, CV के बराबर। तो यहाँ से हम इसको अगर थोड़ा सा इजी करें तो आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो सिंपली Q का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V। ये आपका पहले इतना ही चार्ज था, अब भी इतना ही होगा, Q एप्सिलॉन नॉट A बाई के। तो एप्सिलॉन नॉट A से A कैंसिल हो गया और यहाँ से आपका आ जाएगा V बाई डी इंटू के। तो ये आपका आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आ गया सिंपली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या आ गया, V डिवाइडेड बाई के इंटू डी। तो ये आपका आ गया सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द स्लैब। स्लैब को जब इंसर्ट कर रहे हैं तब कितना वर्क डन होगा। तो पहले हम लेते हैं कि पहले जब इंसर्ट नहीं किए थे तब इसके पास जो एनर्जी था, तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एनर्जी stored in capacitor, that is हाफ CV स्क्वायर। ये पहले था जब इसका पोटेंशियल V था, अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V बाई के। याद रखिए कि जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाता है। तो पहले अगर V था तो अब क्या हो जाएगा, V बाई के। तो अब इसके पास जो एनर्जी होगा, ये इनिशियल स्टेज में था, इनिशियल स्टेज में इसके पास एनर्जी क्या था, हाफ CV स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पहले पोटेंशियल V था, अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, न्यू पोटेंशियल हो जाएगा V बाई के से क्या हो गया, V से K से घट गया पोटेंशियल। तो कह रहा है कि जब इंसर्ट कर रहे हैं तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इनिशियल माइनस 5 मतलब वर्क डन ऑन इंसर्टिंग स्लैब, तो क्या हो जाएगा, अब इसका पोटेंशियल V नहीं होके V डैश हो जाएगा, और V डैश क्या हो जाएगा, V बाई के, यानी कि अब इसका पोटेंशियल जो है K टाइम्स घट जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल हाफ। अब जो है इसके पास जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ CV डैश का स्क्वायर। तो सिंपल सा बात, हाफ CV डैश का स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। यहाँ से हाफ, तो इसको अगर इजी करें तो क्या हो जाएगा, पहले क्या था हाफ CV स्क्वायर, अब क्या है हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। और कैपेसिटेंस पहले क्या था, पहले कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी तो इंटू V स्क्वायर। अब कैपेसिटेंस क्या है, K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो ये आपका वर्क डन का वैल्यू आपका आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसको K टाइम्स मल्टीप्लाई किए और ये आपका क्या आ गया V डैश आ जाएगा V बाई के का होल स्क्वायर।
कैपेसिटेंस घट गया। अब इसको हम अगर इजी करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी अगर हम कॉमन लेते हैं और वी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे के स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर से एक के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस के। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज